इस कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें इराक के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पर हाल ही में अमेरिका और इराक की जंग खत्म हुई है। इसके बाद अमेरिका के 2 सोल्जर्स वहाँ पर एक पाइपलाइन को देखने आते हैं जिनका नाम आइजैक और मैथ्यूज है। दरअसल इन्हें इसलिए यहाँ पर भेजा गया है ताकि कोई भी इराक का फौजी इस पाइप को नुकसान नहीं पहुँचा पाए। इसके बाद ये दोनों पाइपलाइन से दूर एक जगह पर छुप जाते हैं और साथ में उन्होंने अपने ऊपर जालियां भी डाली थी ताकि उनको कोई भी दुश्मन नहीं देख पाए। आइजैक और मैथ्यूज अपने स्नाइपर्स गन से उस पाइपलाइन पर नजर रखकर बैठे थे। अब धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और उन दोनों को यहाँ पर 22 घंटे हो जाते हैं, जिस पर मैथ्यूज आइजैक को कहता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं रहना, यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है। जिस पर आइजैक कहता है कि शायद हमारा दुश्मन बहुत ही चालाक है, इसीलिए वो हमारे निकलने का यहाँ पर इंतजार कर रहा है ताकि वो हमें मार सके। मुझे यहाँ पर कोई ठीक नहीं लग रहा। क्या तुमने देखा नहीं कि हमारे कितने सोल्जर्स पाइपलाइन के आसपास में मरे पड़े हैं? बाकी इतना चालाक सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, वो है जुबा। मुझे तो ये कोई चाल जुबा की लग रही है। मैथ्यूज उन्हें कहता है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये कोई चाल नहीं, शायद सब कुछ ठीक है। और अब आगे मैथ्यूज से नहीं रह पाया, वो वहाँ से उठकर पाइपलाइन की तरफ जाने लगता है। आइजैक अपनी गन के दूरबीन से उस पर नजर रखता है और मैथ्यूज जब पाइपलाइन के पास आया तो वो देखता है कि इनके काफी सोल्जर्स मरे पड़े हैं और जो कि अमेरिकन थे और उन सभी को हेडशॉट से मारा गया है, जिसे देखकर मैथ्यूज समझ जाता है कि आइजैक सही कह रहा है, ये कोई चाल है, यहाँ पर कोई बड़ा स्नाइपर मौजूद है। मैथ्यूज अपने रेडियो से आइजैक को बताता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिस पर आइजैक फौरन उसे वापसी आने के लिए कहता है। और तभी अचानक से मैथ्यूज के पैर पर एक गोली लगती है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। आइजैक ये देखकर जल्दी मैथ्यूज के पास आता है, लेकिन वो सीधा नहीं, वो जिगजैग तरीके से उनकी तरफ आता है और वहाँ पर आइजैक को भी एक गोली पाँव में लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब आइजैक अपनी जान बचाने के लिए एक दीवार से कूदकर उस पार आ जाता है और वो उस दीवार के पीछे छुप जाता है। इस सारी सिचुएशन को देखकर आइजैक थोड़ा डर जाता है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने बेस पर रेडियो से कांटेक्ट करने लगता है ताकि वो कुछ वहाँ से बैकअप और मेडिकल टीम भेज सके, लेकिन उनका राब्ता नहीं होता। जिसके बाद वो सबसे पहले मैथ्यूज को हिलने से मना करता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस टाइम बहुत ही दर्द हो रहा है और अगर तुमको जिंदा रहना है तो हिलो मत, वरना वो स्नाइपर तुमको फिर से गोली मार देगा। इसके बाद आइजैक अपनी पैर पे लगी हुई गोली को निकालता है, जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उस दर्द को सह लेता है और उस गोली को थोड़ा थोड़ा कर निकाल लेता है। जिसके बाद वो अपनी दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है और अब गोली निकलते ही वो अपने पैर पर एक कपड़ा बांध देता है। और दूसरी तरफ मैथ्यूज ने बिल्कुल भी हिलना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आइजैक को लगता है कि मैथ्यूज मर गया, जिस चीज से आइजैक बहुत ही मायूस हो जाता है क्योंकि मैथ्यूज उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। वो दोनों साथ ही यहाँ पर आए थे और साथ ही अपने घर वापसी जाने वाले थे। आइजैक ये सभी बात सोच ही रहा था, तभी उसे अपनी रेडियो से कुछ हलचल सुनाई देती है, जिस पर आइजैक को लगता है कि ये कॉल उसके बेस से है। आइजैक जल्दी से ही उन्हें यहाँ के हालात के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि हमारे लिए जल्दी बैकअप और मेडिकल भेजो और हमें मदद की जरूरत है। और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि तुम खड़े होकर मुझे अपनी लोकेशन से फायर करो। ये देखकर आइजैक थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बोल रहा है। अगर उसने खड़े होकर फायर किया तो वो स्नाइपर उसको वहीं पर ही मार देगा। आइजैक से कॉल पर बात कर रहा वो आदमी आइजैक को उसकी रैंक से बुलाता है, जिस पर आइजैक उन्हें कहता है कि मेरी रैंक के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। अब आइजैक को उसकी बोलने वाला तरीका भी इराक वाला लग रहा था। आइजैक सारी बात को समझ जाता है कि ये कॉल उसके बेस से नहीं है, बल्कि वो वही स्नाइपर है जिसने मैथ्यूज पर और उस पर गोली चलाई। उसे लगता है कि वो आदमी उस पर निशाना लगाकर बैठा है। फिर आइजैक उन्हें कहता है कि शायद मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। उस पर वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही समझदार हो और हाँ, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना वरना तुम्हारा दोस्त मैथ्यूज मारा जाएगा, जो कि अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर आइजैक को बहुत ही खुशी होती है, इसीलिए वो उससे बात करने लगता है ताकि वो उसको अपनी बातों में लगाकर ये पता लगा सके कि वो कहाँ से है। तभी वो वहाँ पर दीवार में छेद करता है और अपने स्कोप से चारों तरफ देखने लगता है। जिसके बाद वो स्नाइपर से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम हो कौन? तुम्हें शायद पता नहीं कि इराक और अमेरिका की जंग खत्म हो चुकी है और तुम अभी भी इस पाइपलाइन पर काम करने वाले मासूम लोगों को मार रहे हो। ये कहने के बाद स्नाइपर उन्हें कहता है कि मैं सिर्फ तुमको मारना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ एक आम सा इराकी हूँ और तुम जैसे लोगों के लिए जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए जंग अभी भी चल रही है। जिसके बाद
पर आइजैक से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर आइजैक को गुस्सा आता है और कहता है कि बस बहुत हो गया और अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये बात सुनकर वो आइजैक को एक धमकी देता है। वो कहता है कि मैं मैथ्यूज को मार दूंगा, जिस पर आइजैक उन्हें कहता है कि तुम्हें जो भी करना है तुम करो। लेकिन तभी आइजैक को थोड़ा शक होने लगता है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि इस स्नाइपर को मैथ्यूज का नाम कैसे पता चला। आइजैक उन्हें कहता है कि तुम मैथ्यूज का नाम कैसे जानते हो, जिस पर वो स्नाइपर कहता है कि मैं मैथ्यूज के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानता हूँ, और अगर आज मैथ्यूज मरा तो वो दूसरा इंसान होगा जो तुम्हारी वजह से मारा जाएगा, क्योंकि तुम पहले भी अपने दोस्त एक डीन को मार चुके हो। दरअसल डीन आइजैक से पहले मैथ्यूज का पुराना साथी था। आइजैक अपने दुश्मनों को मार रहा था, लेकिन गलती से उसकी गोली डीन को लग गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वो स्नाइपर अब आइजैक पर इमोशनल वार करने लगता है, जिसका असर अब आइजैक पर हो भी रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है और आइजैक अब भी उस दीवार के पीछे छुपा हुआ होता है, लेकिन अब उसको बहुत तेज प्यास लगने लगती है, पर उसकी बोतल पूरी तरह से खाली होती है, क्योंकि शुरुआत में भागते दौरान उस स्नाइपर ने उसकी पानी की बोतल पर गोली मारी थी और उसका सारा पानी नीचे गिर गया। और अब स्नाइपर एक बार फिर से आइजैक से बात करता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पीने का पानी नहीं है और तुम वहाँ पर तड़प रहे हो, बस कुछ देर और तुम यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाओगे। आइजैक गुस्से से उसको टेररिस्ट बोलता है, जिस पर वो स्नाइपर कहता है कि तुम मेरी जमीन और मेरी कंट्री के मिट्टी में हो, मैं तो अपनी कंट्री में हूँ, फिर मैं कैसे टेररिस्ट हुआ। और अगर तुम मेरी नजर से अपने आप को देखोगे तुम अपने आप को टेररिस्ट पाओगे, क्योंकि तुम एक दूसरे मुल्क में हो। जिसके बाद वो अपनी गन की दूरबीनी से एक कचरे के ढेर को देखने लगता है, जिसके बाद आइजैक समझ जाता है कि वो स्नाइपर शायद इसी कचरे के बीच में है। इस कचरे के ढेर में छुपना कोई मामूली बात नहीं है, यानी कि ये इस गेम में कोई पुराना कोई चालाक खिलाड़ी है, और ऐसा खिलाड़ी एक ही हो सकता है और वो है जूबा। आइजैक उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जूबा हो, जो पहले अमेरिका के लिए काम करता था, और तुमने सब कुछ हम लोगों से ही सीख कर और हमें ही धोखा दिया। जिस बात पर वो स्नाइपर यानी कि जूबा बोलता है कि जूबा नाम के तो बहुत आदमी है। आइजैक कह रहा है कि तुम्हारी जूबा द गोस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें पहली बार उस स्नाइपर का नाम सही पता चलता है। आइजैक की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है, जिसका पता जूबा को भी चल गया है। इसीलिए जूबा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मारे गए तो मैं तुम्हारे हलक से तुम्हारी जुबान बाहर निकाल लूंगा और तुम्हारा सर काट कर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अब इसके बाद आइजैक को जूबा की सही लोकेशन को देखने के लिए जहन में एक ख्याल आता है। वो एक लकड़ी पर अपने हेलमेट को और अपने कपड़े टांग देता है, जिससे वो एक इंसान लगे, और जैसे ही जूबा उस लकड़ी के आदमी पर गोली चलाएगा तो वो उसकी लोकेशन को देख लेगा। लेकिन आइजैक का ये प्लान काम नहीं करता। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत बड़ा रेतीला तूफान आता है और आइजैक को अपनी स्कोप से कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो उस बात का फायदा उठाता है। वहाँ पर एक अमेरिकन सोल्जर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो उस डेड बॉडी के पास जाता है और उसका बैग लेता है और उसका कुछ जरूरी सामान लेकर वापस उस दीवार के पास आ जाता है। इसी दौरान जूबा उस पर गोलियों से हमला भी करता है, जिससे उसका स्कोप टूट जाता है। आइजैक को उस अमेरिकन सोल्जर के बैग में से कुछ पानी की बोतलें और कुछ जरूरी सामान मिलता है। वो सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। इसके बाद हमें मैथ्यूज को दिखाया जाता है, जो कि अब भी जिंदा है, और वो अपने रेडियो से आइजैक और जूबा की सारी बातें सुन रहा होता है। आइजैक को भी ये बात पता चल जाती है। वो मैथ्यूज को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, जिसके बाद वो मैथ्यूज को बताता है कि जूबा सामने वाले कचरे के ढेर में छुपा हुआ है। मैं उससे अपनी बातों पर उलझा कर रखता हूँ और तुम उस पर गोली चला लेना। लेकिन आइजैक से यहाँ पर एक गलती हो जाती है। जब वो जूबा से बात करता है तो उसने रेडियो नहीं बंद किया था, जिस वजह से इनकी सारी बात जूबा सुन लेता है। जूबा आइजैक से कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। आइजैक मैथ्यूज की जान बचाने के लिए जूबा को कहता है कि मरने से पहले मैं गॉड से बात कर रहा हूँ। तभी मैथ्यूज अपने हाथ में एक शीशे जैसी चीज लेकर जूबा की लोकेशन को देखना चाहता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर जूबा की तरफ गोलियां चलाने लगता है, पर वो गोली जूबा को नहीं लगती। लेकिन तभी जूबा मैथ्यूज के शोल्डर पर गोली मार देता है। मैथ्यूज जख्मी हालत में आइजैक के पास रेंगता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी जूबा उसे एक और गोली मार देता है, जिसको देखकर आइजैक रोने लगता है और वो जूबा को कहता है कि हमें छोड़ दो, हमें वापस जाने दो। ये सुनकर जूबा उन्हें कहता है कि तुम्हें रोका किसने है, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। आइजैक उन्हें कहता है कि अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता है कि तुम मुझे गोली मार दोगे। लेकिन जूबा ऐसे करने पर मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम ऐसा नहीं चाहते हो। जिस पर आइजैक उन्हें कहता है कि क्यों। जूबा कहता है कि तुम्हारा सवाल मेरे अगले जवाब का है। अब जूबा आइजैक को कहता है कि जंग को खत्म होने पर काफी अरसा हो गया है, पर तुम अभी भी यहाँ पर
क्यों हो, क्या वजह है कि तुम अभी भी अपने घर नहीं गए हो। ये सुनकर आइजैक रोने लगता है और बोलता है कि मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हाथों डीन का खून हुआ है। मैंने उसकी फैमिली और मैंने सभी से बोला है कि उन्हें दुश्मनों ने लड़ाई के बीच में मार दिया। मैं घर जाकर उसकी फैमिली से कैसे नजरें मिलाऊंगा। इन दोनों की बात चली रही होती है, तभी आइजैक का रेडियो बजने लगता है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये भी शायद कोई जुबा की चाल हो, लेकिन कॉल पर उसके कैप्टन उससे बात करते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये एक असली कॉल है। लेकिन तभी जुबा आइजैक बनकर आइजैक के बेस और उसे बात करता है। वो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम बस मुझे यहाँ से लेने आ जाओ। यानी कि कुछ ही देर में आइजैक के बेस वाले उन्हें लेने आ रहे हैं। अब ये देखकर आइजैक समझ जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मरे थे आखिर उसने क्यों नहीं मदद मंगवाई, वो खुद किसी को यहाँ पर लेने आए थे। दरअसल जुबा ऐसे कर यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर को बुलाता है और फिर उनको मार देता है। थोड़ी देर के बाद आइजैक को 2 हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है। अब जुबा कहीं उन पर हमला न कर दे, इसीलिए आइजैक फिर से जुबा को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। वो लकड़ी में रस्सी को बांध कर एक हुक बनाता है और मैथ्यूज की स्नाइपर वाली गन को वो अपनी उस हुक से खींचने लगता है, जिसके बाद वो अपनी सामने वाली दीवार को भी तोड़ देता है ताकि जुबा जैसे ही उस पर गोली चलाए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाकर उसे मार दे। पर आइजैक के सोचे हुए तरीके पर जुबा उस पर गोली चलाता है। वो गोलियां आइजैक को तो नहीं लगती, लेकिन आइजैक को जुबा की लोकेशन का पता चल जाता है। वो उस कचरे के ढेर के बीचों बीच में छुपा हुआ होता है। आइजैक जल्दी से ही उस पर गोली चला लेता है, जो शायद जुबा को जाकर लग जाती है। अब इस बात का पता चलने के लिए वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी गोली नहीं लगती, जिससे आइजैक समझ जाता है कि शायद अब जुबा मर चुका है। इतने में आइजैक के बेस वाले हेलीकॉप्टर पर उन्हें लेने के लिए आ गए हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। बेस वाले आइजैक और मैथ्यूज को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी नीचे से हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलने लगती है। यानी कि जुबा अभी भी जिंदा है, वो नीचे से हेलीकॉप्टर पर गोलियां चला रहा है। जुबा दोनों हेलीकॉप्टर के पायलटों को मार देता है, जिसके बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं, जिस पर आइजैक, मैथ्यूज और इस हेलीकॉप्टर में जितने भी आदमी होते हैं वो सब मर जाते हैं। इतनी मेहनत और दर्द के बाद भी आइजैक और मैथ्यूज की मौत हो जाती है। फिर जुबा फिर से आइजैक और मैथ्यूज बनकर उस बेस वालों से बात करने लगता है, उनको यहाँ पर मदद भेजने के लिए कहता है। यानी कि जुबा का ये मौत का खेल अभी भी खत्म नहीं होगा। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।